हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप कर रहे हो मेरे साथ अपनी हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की तैयारी। यूपी टेट और सीटेट के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। आपको बताना है कि जो वर्तमान में हिंदी है इसका प्रचलित रूप क्या है। तो आप लोग आंसर देखिए और बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं साथियों। पहला है अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है खड़ी बोली, चौथा है देवनागरी। तो बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से क्या हो जाएगा। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है कौन सा, खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। आप लोग ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए अपना। पहला है संघ की राजभाषा, दूसरा है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा है पत्राचार की भाषा, चौथा ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन किया गया है। आंसर आप लोग करिए जल्दी जल्दी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं किसमें, अनुच्छेद 351 में। देखते हैं आगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आप लोग इसको। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। देखिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या फिर 14 सितंबर 1950। आंसर कीजिए आप लोग। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो कब लिया गया था साथियों, ये लिया गया था 14 सितंबर 1949, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपको यह बताना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है। शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। साथियों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया शेयर कर दीजिए एक बार जितने भी लोग हैं सब लोग एक एक लोगों को लेकर के आ जाएं, शेयर करें और एक एक लोगों को जोड़ लें सभी लोग। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी। तो हो जाएगी वर्ण। क्या होती है, वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, या, र, ला और वा किस वर्ग के व्यंजन हैं। क्या पूछा गया है, या, र, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओष्ठ। तो आंसर कीजिए आप लोग। या, र, ला, व किस वर्ग के व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये किस वर्ग के हैं, अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं या, र, ला, व। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आपको चयन करना है कि रासायनिक जो है वो किसमें सही लिखा हुआ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए कौन सा रासायनिक सही लिखा हुआ है। चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। तो साथियों इसका कौन सा जाएगा, रासायनिक। पहला वाला गलत है, इसमें यहाँ पे डंडा नहीं लगा है रा में। दूसरा वाला रासायनिक ये सही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, रासायनिक, इसमें बड़ी की मात्रा नाम में लग गई, ये भी गलत हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं, रसायनिक लिखा है। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में स्वरसंधि किसमें है। आपको बताना है इनमें से स्वरसंधि किसमें लगी है। एतेव में लगी है, रजनीश में लगी है, तपोगुड़ में लगी है, फिर सदाचार में लगी है। स्वरसंधि किसमें है आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए, स्वरसंधि। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें है, रजनीश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। गुण संधि, अयाद संधि, यड़ संधि या फिर दीर्घ संधि। तो आपको बताना है इसमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी अभ्युदय शब्द में। आंसर कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसमें कौन सी हो जाएगी साथियों, इसमें हो जाएगी यड़ संधि। कौन सी हो जाएगी, यड़ संधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतधन चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। सतधन चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, हमें यह बताना है। ये देखते हैं। स्वर हो जाएगा व्यंजन, विसर्ग या फिर
दीर्घ। तो आप लोग आंसर कीजिए। शतधन चरित्र ये किस संधि का उदाहरण है? तो अब तक आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि का है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? क्या पूछा गया है? अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि या फिर अति या फिर आधि। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी उपसर्ग इसमें लगी है? अति उपसर्ग लगी है। चलिए चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई या फिर ई लगा है, धानी लगा है, फिर आनी लगा है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है आपको ये बताना है। सावधानी में प्रत्यय ई लगा है, ई लगा है, या फिर धानी लगा है, फिर आनी लगा है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों? इसमें लगा है ई प्रत्यय। ये सावधान था, साव से हो गया सावधानी। आगे चलते हैं। 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख। 10 मुख में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। 10 मुख। 10 मुख किसके थे साथियों? रावण के। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? काफी आसान है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा जाएगा? बहुव्रीहि समास है। अगला देखते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? ये चतुर्भुज जो है ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। चतुर्भुज में कौन सा समास आपको बताना है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा? आंसर कीजिए आप लोग। चतुर्भुज। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द सूक्ष्म अंतर व्यक्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। प्रयोगात्मक, समानार्थक या फिर अनेकार्थी या फिर विपरीतार्थक। तो आपको आंसर बताने इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही हो जाएगा। सूक्ष्म अंतर बताने वाले शब्द होते हैं कौन से? समानार्थक शब्द होते हैं, या फिर समानार्थी जो शब्द होते हैं वो सूक्ष्म अंतर वाले होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकर शब्द का अर्थ है, क्या बताना है। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो आंसर कीजिए आप लोग। संकर शब्द किसे कहते हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए आप लोग। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो दो भाषाओं से शब्द बने होते हैं उन्हें कहते हैं संकर शब्द। अगला क्वेश्चन इसी पर है, आप लोग आंसर करना सही से। अगला क्वेश्चन देखिए। रेलगाड़ी कैसा शब्द है आपको ये बताना है। तत्सम, देशज, विदेशज या फिर संकर। रेलगाड़ी। तो इसमें रेल जो है वो कैसा शब्द है? विदेशी। रेल कैसा है? विदेशी शब्द है। और ये गाड़ी जो है वो कहाँ का शब्द है? भारत का शब्द है। तो दो शब्द मिलाकर के जो एक बनता है उसे कहते हैं संकर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, संकर। एक मिला है रेल, एक लगा है गाड़ी। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी हो जाएगी? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। बताइए आप लोग इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन। भाववाचक संज्ञा बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़कपन। जो कैसी है? लड़कपन है भाववाचक संज्ञा। कैसी है? भाववाचक संज्ञा है लड़कपन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या पूछा गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो अब एग्जाम काफ़ी पास आ चुका है साथियों। संज्ञा पहचाना सीख जाइए आप लोग। अगर आपने नहीं अभी तक पढ़ा या फिर आपके समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, जाइए प्लेलिस्ट में और आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाना। उसमें संज्ञा संबंधी 4-5 वीडियो हमने बनाए हैं, सारे के सारे देख लीजिए।
भाषा बोली संबंधी भी वीडियो पढ़े हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो इसमें भाववाचक व्यक्तिवाचक इसमें संज्ञा कौन सी हो जाएगी? इसमें यमुना है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अगर यहाँ पे नदी रहता तो वो भी कैसी संज्ञा हो जाती है? समूहवाचक हो जाती है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक है यमुना, बाकी सारी कैसी हैं? समूहवाचक संज्ञा है। बाकी चलते हैं आगे। अगला है अविकारी शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अविकारी शब्द होता है कैसा होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय। तो आंसर कीजिए आप लोग, अविकारी शब्द कैसा होता है, आपको ये बताना है। अविकारी शब्द होता है। वीडियो को लाइक करते चलें एक बार, और साथियों आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अविकारी शब्द कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं, जिनमें कोई विकार नहीं होता। आगे चलते हैं। सूर्य का अपर्यायवाची शब्द है, क्या पूछा गया है? अपर्यायवाची, आ माने होता है नहीं, अमान्य होता है नहीं। ये जो आ लिखा है इसका मतलब हमेशा क्या होता है? नहीं। तो इसमें पूछा गया सूर्य का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, लेकिन लगा क्या है? आ लगा है। आप लोग यही गलती हो जाती है हम लोगों से कि हम आ देखना भूल जाते हैं। पर्यायवाची शब्द है ऐसे हम लोग लिख देते हैं, दिनकर देख लिया लगा दिया ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अब ऑप्शन देखते हैं चारों के चारों। पहला है दिनकर, दूसरा है दिवाकर, तीसरा है सूरज, चौथा है महेंद्र। तो ये हमें भी पता, आपको भी पता है कि दिनकर, दिवाकर, सूरज, सूर्य सब किसके हैं? सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन पूछा गया कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है? महेंद्र नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शेर का पर्यायवाची शब्द है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेर का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा? चीता, केसरी, शावक या फिर नरसिंह। शेर का पर्यायवाची आपको बताना है, क्या हो जाएगा? चीता, केसरी, शावक या फिर नरसिंह। तो आंसर कीजिए साथियों, शेर का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनागत का विलोम शब्द है, क्या बताना है? अनागत का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा? वर्तमान, भूतकालिक, विगत या फिर आगत। अनागत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? आगत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं, आपके लेवल के क्वेश्चन है ये। तो यहाँ आप करते जाइए क्वेश्चन। अगर आपसे 40 में से अगर आपसे 25 और 30 के बीच में सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर इससे कम आपके सही हो रहे हैं तो आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। तो अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या फिर बाहुल्य। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए आप लोग। अल्पसंख्यक का विलोम, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमेशा रहने वाला, क्या बोला गया है? हमेशा रहने वाले के लिए एक आपको शब्द बताना है। शाश्वत, समसामयिक या फिर प्राणदा या फिर पार्थिव। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? शाश्वत, समसामयिक या फिर प्राणदा या फिर पार्थिव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा शाश्वत। क्या हो जाएगा? शाश्वत। आगे चलते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दुर्गम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधि का यही, उसके बाद में रिक्त स्थान है, डॉट डॉट लगा हुआ है। विधि का यही डॉट डॉट है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो आपको ये बताना है कि खाली जगह पे क्या भरा जाएगा? अध्यादेश, विधान, प्रावधान या फिर अनुदेश। तो आंसर कीजिए आप लोग, इसमें क्या भरना है? मैं आंसर कीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर यहाँ पे भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? विधि का यही क्या है? विधान है। क्या भरेंगे? विधान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। विधि का यही विधान है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है? सरल, संयुक्त, मिश्र या फिर संयुक्त मिश्र, दोनों। तो इसका आंसर आपको करना है
डॉक्टर ने मरीज को देखा और दवा दी, कैसा वाक्य आपको ये बताना है। तो आंसर कीजिए आप लोग, पढ़ लीजिए और आंसर कर दीजिए जल्दी से। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसा वाक्य ये, संयुक्त वाक्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है। चिन्ह देख लीजिए चारों और इनमें बताइए अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। चिन्ह भी आपके परीक्षा में पूछा गया है, तो बताइए अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है। साथियों, आपको ईवीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस हम इसके बाद में कर रहे हैं। 8 बजे वाली जो हमारी क्लास आती है, तो उसमें आप लोग जरूर आइए। तो बताइए अल्प विराम का कौन सा चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चिन्ह किसका है, अल्प विराम का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टस से मस न होना का अर्थ है, क्या बताना है। टस से मस न होना, हम लोग कहते हैं ना कि वो आदमी टस से मस तक नहीं हुआ है ना, तो आप बताइए उसका अर्थ क्या हो जाएगा इसका। कठोर हृदय वाला, या फिर अनुनय विनय से न पसीजना, या फिर जगह न बदलना, धैर्यपूर्वक सहन करना। तो टस से मस न होना का अर्थ बताना है, क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है, अनुनय विनय से ना पसीजना, यानी कि टस से मस ना होना। आगे चलते हैं। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है। डींग मारना, या फिर बीमारी का गलत इलाज होना, या फिर खतरनाक चीजें, या फिर अल्प विद्या भयंकर। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, इसमें सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अल्प विद्या कैसी होती है, खतरनाक होती है, फिर भयंकर होती है। आगे देखते हैं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, आपको ये बताना है। वीर, शांत, वात्सल्य, या फिर हास रस। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो स्पष्ट हो रहा है लाइन पढ़ने से ही, इसमें कौन सा रस हो जाएगा साथियों। इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस। कौन सा रस इसमें, वात्सल्य रस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विभत्स रस का स्थायी भाव है, क्या बताना है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है। भय होता है, निर्वेद होता है, शोक होता है, या फिर जुगुप्सा या घृणा होता है। तो आंसर कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 का। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए साथियों, 40 प्रश्न करने हैं कुल मिलाकर। तो 32 का आंसर कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा जुगुप्सा या फिर घृणा। क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है विभत्स का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है। देखते हैं छंद का जो है सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर उपनिषद। तो आंसर कीजिए आप लोग। छंद का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ मिलता है, हमें यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहाँ से मिला है, ऋग्वेद से मिला है छंद का सर्वप्रथम उपयोग। आगे देखते हैं। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा गया आपको, बताइए। उपमा है, रूपक है, यमक है, या फिर श्लेष है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होए। तो इसमें हो जाएगा कौन सा, श्लेष। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहाग के नूपुर के उपन्यासकार कौन है। सुहाग के नूपुर के उपन्यास के बारे में पूछा गया है। उपन्यासकार बताइए आप लोग, इसमें कौन हो जाएंगे। अमृतलाल नागर, या फिर अश्क, या फिर यशपाल पंत। सुहाग के नूपुर किसका उपन्यास है, आपको यह बताना है। सुहाग के नूपुर किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास है अमृतलाल नागर का। किसका है, अमृतलाल नागर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। 12 वर्ष का समय कहानी के कहानीकार कौन है। 12 वर्ष का समय जो ये कहानी है, ये किसकी, आपको ये बताना है। 12 वर्ष का समय कहानी किसकी है। भगवान दीन, भारतेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो आंसर कीजिए आप लोग। 12 वर्ष का समय काफ़ी फेमस कहानी है और एग्जामों में काफ़ी बार आ भी चुकी है। तो 12 वर्ष का समय किसकी कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 12 वर्ष का समय। अगला क्वेश्चन है। अंधा युग के नाटककार कौन है। अंधा युग,
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। अंधा युग के नाटककार कौन है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, लक्ष्मी नारायण पाल लाल या फिर मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। अंधा युग, तो अंधा युग अगर आपने 1-2 बार पढ़ रखा है तो सबको पता है किसका है ये, धर्मवीर भारती का नाटक है। किसका? धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अंधा युग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं और गुलाब के निबंधकार कौन है? गेहूं और गुलाब के निबंधकार, किसका निबंध है गेहूं और गुलाब? देखते हैं, गेय, नगेंद्र या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गेहूं और गुलाब ये किसका निबंध है, आपको ये बताना है। तो आंसर कीजिए आप लोग, गेहूं और गुलाब। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गेहूं और गुलाब। तो ये किसका है साथियों? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब किसका निबंध है? रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? यामा के लिए दिया गया था। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि इनमें से किस सन में दिया गया था? 1968, 1972, 1982 या फिर 1978। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, आंसर कर दीजिए एक बार। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 39 का बताइए क्या जाएगा? 1982 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? अब की बार क्या पूछा गया है, किस रचना के लिए दिया गया है? सन दे रखा है 1955 में दिया गया था किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। तो किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? देखते हैं, पद्मावत, बुद्ध धर्म दर्शन, कला और बूढ़ा चांद या फिर हिम तरंगिनी। काफ़ी फेमस है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी? हिम तरंगिनी, जिन्हें हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को ही 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको याद करना है, बेहद ज़रूरी क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिम तरंगिनी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में बताना आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, CDP क्वीन हिमांशी मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।